नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पटना शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने और जाम से निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार ने एक नई पहल की है। इसके लिए शहर को 3 जोन पीला, हरा और नीला में बांटा गया है। इसके तहत करीब 25,000 ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन नए रूट और जोन आधारित प्रणाली पर होगा। इस नई योजना के तहत सभी ऑटो और ई रिक्शा पर QR कोड अंकित होंगे। इस कोड को स्कैन करने पर यात्रियों को ऑटो और उसके चालक की जानकारी तुरंत प्राप्त होगी। यह सुविधा यात्रियों की सुरक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा निर्धारित जोन से बाहर जाकर ऑटो चलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड से चलने वाले रिजर्व ऑटो का परिचालन तीनों रूटों के सभी जोन में हो सकेगा। मौसम बदलने वाला है। 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही उत्तरी पछुआ हवा ने पूरे बिहार को ठिठुरा दिया है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है, जिससे बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ा रहा। इसके साथ हुए बिहार में कोहरे की मार जारी है। कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। रेल और विमान सेवा भी बाधित हो रही है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि शनिवार से बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बिहार का मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है। बिहार में अभी अगले कई दिनों तक कोहरे की मार दिखेगा। अगले 48 घंटे तक रात का तापमान गिरेगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी, जिससे कनकनी वाली ठंड लोग महसूस करेंगे। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जदयू और विपक्षी राजद के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच जेडीयू ने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए आरजेडी पर निशाना साधा है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह ने कहा कि बिहार में खेला नहीं बल्कि एनडीए का मेला होगा। तेजस्वी यादव उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एनडीए के प्रदेश प्रवक्ताओं ने प्रेस वार्ता कर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और दावा किया कि 2025 में 225 सीट जीतकर नीतीश के नेतृत्व में फिर सरकार बनाई जाएगी। जदयू प्रवक्ता नीरज ने कहा कि आरजेडी के राजकुमार आजकल बिहार में उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं। बिहार में अब खेला नहीं होगा। अब बिहार में 15 जनवरी से एनडीए का मेला शुरू होगा। उन्होंने कहा कि चंपारण के इस इलाके में कभी दिन दहाड़े अपहरण उद्योग चल रहा था, वहां आज अमन चैन का राज्य है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2025 में पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तेजस्वी की यात्रा का बिहार में कोई औचित्य नहीं है। डबल इंजन की सरकार में बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने दावा किया है कि चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां और युवाओं को 24 लाख रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से अब तक आमरण अनशन पर है। इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था। आज उनके अनशन का 8वां दिन है। हालांकि प्रशांत किशोर के समर्थकों के लिए अच्छी खबर है, उनके स्वास्थ्य में अब काफ़ी सुधार हुआ है। इस सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। सुधार होने की वजह से उन्हें दिए जाने वाला विशेष दवा का असर है। उन्हें चिकित्सकों द्वारा सामान्य भोजन और निर्धारित दवाओं का पालन करने की सलाह दी गई है, लेकिन वह नियमित भोजन और दवा लेने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल क्लिनिकल टीम उनके साथ बनी हुई है, जो प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य का ख्याल रख रही है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की 7 जनवरी की सुबह लगभग 4 बजे गिरफ्तारी से लेकर शाम 7 बजे जमानत पर रिहाई के बीच पटना पुलिस 1 या 2 बार नहीं बल्कि अपना काम सही से करने में 3 बार फेल साबित हुई। लगभग 15 घंटे पुलिस की हिरासत में रहे प्रशांत किशोर को कोर्ट ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ पुलिस अफसर हीरोबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया था कि बिना अदालत के आदेश से उन्हें बेल कैसे ले जाया गया। ऐसा करने वाले पर क्या कार्रवाई होगी। पुलिस की लापरवाही राजनीतिक रूप से तब संगीन हो जाती है जब विपक्ष इसमें सरकार और प्रशांत किशोर के बीच अंदर का खेल का आरोप लगा रहे हों। बता दें कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान प्रशांत किशोर पर पटना पुलिस ने अब तक 3 मुकदमा दर्ज किया है, 2 गिरफ्तारी से पहले और 1 जमानत मिलने के बाद। प्रशांत किशोर पर पहले 2 मुकदमे गांधी मैदान थाने में दर्ज हुए थे। एक 26 दिसंबर से के मार्च को लेकर
और दूसरा 2 जनवरी से गांधी मैदान में बिना इजाज़त अनशन पर बैठने का। पुलिस ने प्रशांत किशोर को कोर्ट में अनशन वाले केस में पेश किया, लेकिन मार्च वाले केस में नहीं। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, जबकि दोनों केस का थाना एक ही था? बड़ा सवाल है। आमतौर पर जब आरोपी कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस पर दर्ज सारे केस की जानकारी अदालत को मिलती है। प्रशांत किशोर पटना पुलिस के आश्चर्यजनक लापरवाही के कारण एक गैर जमानती केस के रहते जमानती केस में बेल पर आराम से निकल गए। कोर्ट ने अनशन वाले केस में सारी धाराएं जमानती होने के बाद थाने से जमानत देने के बदले प्रशांत किशोर को कोर्ट लाने के लिए पटना पुलिस को फटकार भी लगाई थी। बिहार के सरकारी दफ्तर में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए नया सिस्टम लागू होगा। इसके जरिए घूसखोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही ई ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। ई ऑफिस का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करना है। वहीं इसके तहत सभी कर्मियों का तकनीकी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाएगा ताकि वे नई प्रणाली को समझ सकें और उसका प्रभावी उपयोग कर सकें। मुख्य सचिव मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मियों की सिविल लिस्ट का विमोचन भी किया गया। राज्य में जमीन सर्वे का काम 2025 के अंत तक समाप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद राज्य में जमीन की प्रकृति का नए सिरे से निर्धारण हो जाएगा, यानी कौन सी जमीन गर्मजरुआ, आम, पुश्तैनी या रैयती है। इसके अतिरिक्त जमीन का किस्म भी तय हो जाएगा कि वह धनहर है, आवासीय है या व्यावसायिक। वर्तमान में मौजूदा जमीन की प्रकृति के निर्धारण का आधार 1920 में अंग्रेजों के द्वारा कराए गए कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद तैयार मैप तथा 1968 से 1972 के बीच कराए गए रिविजनल सर्वे मैप ही है। जिन स्थानों पर रिविजनल सर्वे नहीं हुआ था वहां 1920 वाला सर्वे ही मान्य है। इस सर्वे में जमीन की जो प्रकृति निर्धारित की गई है वर्तमान में वही अधिकृत तौर पर मान्य है। हालांकि कुछ एक मामले में सरकार के स्तर से किसी खास प्रोजेक्ट या परियोजना को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़े समय के लिए जमीन की प्रकृति में बदलाव किया जाता है। राज्य के कई अंचलों से बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखने को मिल रही है कि जमीन की प्रकृति का निर्धारण अंचलाधिकारी या अंचल के अन्य पदाधिकारी अपने स्तर पर कर दे रहे हैं। कई लोगों की खतियानी जमीन सरकारी कर दी गई तो कई सरकारी जमीन निजी बना दी गई। इस तरह की गड़बड़ियों के आधार पर कई जमीन का निबंधन या खरीद बिक्री भी बंद कर दी गई है। खड़मास और ठंड के कारण बिहार की राजनीति थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन दही चूड़ा के साथ ही यह वापस से नई रफ्तार पकड़ लेगी और पटरी पर दौड़ने लगेगी, क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी है। लिहाजा अभी राजनीतिक पार्टी अपने पूरी ताकत के साथ इस चुनाव की तैयारी में लग जाएगी और एक साथ जुटान से बातचीत में ही रणनीति भी तैयार हो जाएगी। हालांकि ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या इस बार दही चूड़ा भोज में कोई बड़ी सियासी खिचड़ी तैयार होगी। दरअसल बिहार के लिए यह साल काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसकी वजह साफ है कि यह चुनावी साल है और इस साल जो कुछ भी होगा वह अगले 5 साल का भविष्य तय करेगा। ऐसे में साल के पहले पर्व से हर किसी को काफ़ी नएपन का भरोसा है। सबसे पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के साथ एनडीए के विधायक और विधान पार्षद के सदस्यों के मन में गुदगुदी शुरू हो गई है। इसके बाद एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से वैसे नेता जो इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार हैं, उनका इस भोज में दही तिलक के साथ विजय अभियान शुरू हो जाएगा। लेकिन अब देखना है कि इस बार किनका दही तिलक होता है और कौन सिर्फ दूर दूर से ही निहारते रह जाते हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 55 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 55 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के विकास, रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग की ओर से बताया गया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 55 एजेंडों को स्वीकृति मिली है। बिहार में शुक्रवार से शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस बार 4 चरणों में स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें बीमार और दिव्यांग लोगों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद दूसरे पहलू का भी बताया जा रहा है। इस बार शिक्षा विभाग को स्थानांतरण के 1,90,332 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग ने आवेदन के स्क्रूटनी के लिए 16 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की है।
स्क्रूटनी की प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू है और पहले चरण के स्क्रूटनी की लिस्ट शाम तक आने का अनुमान है। लिहाजा जिन शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए लंबे समय से इंतजार था, उनके इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने जा रही है। स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी चरणबद्ध तरीके से 4 चरण में पूरी की जाएगी। वहीं दूसरे चरण में पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण का आवेदन करने वाले की स्क्रूटनी होगी। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी होगी। चौथे चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी होगी।